Hello student, this is Shaheen and in this particular lecture video we are considering a new topic of marketing environment। और हम लोगों ने लास्ट लेक्चर वीडियो में मार्केटिंग एनवायरनमेंट इन इंडिया तक कंप्लीट कर लिया था। अब हम लोग इसको आगे प्रोसीड करते हैं और आगे हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ गवर्नमेंट्स रेगुलेशंस और गवर्नमेंट रेगुलेशन किस तरीके से अफेक्ट करते हैं हमारी मार्केटिंग को। देखो क्या है ना कि ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ज़्यादा आप लोगों को इसके बारे में वेल अवेयर होना चाहिए कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 क्या होता है, 1930 सेल ऑफ गुड्स एक्ट क्या होता है, 1951 इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशंस क्या होता है, सो दैट कि आप लोग अगर इससे रिलेटेड फ्रेमवर्क बनता है एग्ज़ाम में तो डायरेक्ट फॉरवर्ड क्वेश्चन बनेगा आपका, व्हाट आर द गवर्नमेंट्स रेगुलेशन एंड व्हाट आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट्स मार्केटिंग दैट स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट। तो ये आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अभी ये एक ओवरव्यू दे रखा है कि इन सब एक्ट्स के बारे में आप लोग डिस्कस करोगे, तो अब हम वन बाय वन इन एक्ट्स के बारे में धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। अब ये एक्ट्स का मेन मुद्दा क्या है, रीज़न क्या है गवर्नमेंट को कंट्रोल करने का। देखो एक तो क्या होता है ना कि कंज्यूमर कभी कभी वेल अवेयर नहीं होता किसी चीज़ से, या हम लोग टैक्स से अवेयर नहीं होते, या कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से अवेयर नहीं होते, तो गवर्नमेंट कंट्रोल करती है उन सारी चीज़ों को। तो सबसे पहले प्रोटेक्टिंग द वेलफेयर ऑफ इंडिविजुअल, सबसे पहले वेलफेयर किसका, हर एक इंडिविजुअल को वेल अफेयर होना चाहिए। वेलफेयर उनकी भलाई के लिए हम काम करेंगे, उनके स्टैंडर्ड्स के लिए, उनकी क्वालिटी इंक्रीज़ करने के लिए। अगर गुड्स की बात कर रही हूँ, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो रिच है वो रिच होता चला जाए, टैक्स ही नहीं भरना पड़ रहा, और जो पुअर है वो पुअर होता जाए, तो उनको सेम अपॉर्चुनिटीज़ मिले। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ सेक्स, नेशनैलिटी, रिलीजन, जेंडर, इन सब के बेसिस पे गर्ल्स को नहीं मिल रही अपॉर्चुनिटी, या गर्ल्स को ज़्यादा मिल रही है, बॉयज़ को नहीं मिल रही, या जो भी इनइक्वालिटीज़ इन टर्म्स ऑफ रिलीजन के बेसिस पे होती है या कास्ट के बेसिस पे होती है, तो वो ये नहीं होनी चाहिए, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट इज रीस्ट्रेनिंग बिजनेस फ्रॉम इंगेजिंग इन प्रैक्टिसिंग हार्मफुल टू द इंटरेस्ट। तो सबसे पहले क्या है, वेलफेयर की बात की है हमने, ये नोट्स बनाओ अपने। वेलफेयर के बाद हमने अपॉर्चुनिटी की बात की है, रीज़न क्यों गवर्नमेंट रेगुलेशन लेके आती है, क्यों गवर्नमेंट अपनी तरफ से इनिशिएटिव लेती है कि हम लोगों के लिए भला हो, ताकि हम सबको अपॉर्चुनिटीज़ मिले। थर्ड, हम लोग जो हार्मफुल एक्टिविटीज़ हो रही है बिजनेस के अंदर, जो हमें पागल बनाया जा रहा है, मिसलीड किया जा रहा है प्रोडक्ट और सर्विसेज से। एडवर्टाइजमेंट देखते हो आप लोग, किस किस तरीके की एडवर्टाइजमेंट आती है, कि कोई भी इंसान, फेयर एंड लवली की एडवर्टाइजमेंट या कोई भी इस तरीके की एडवर्टाइजमेंट हो गई, जो कि डायरेक्ट कंज्यूमर को ऐसे दिखाते हैं कि भाई अगर इसको यूज़ कर लिया ना तो ऐसा ऐसा हो जाएगा, ऐसा ऐसा हो जाएगा। तो उन सब से बचने के लिए उसके बाद का पॉइंट इज प्रोटेक्टिंग स्मॉल फर्म्स। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, जब मोनोपोली का क्रिएशन हो जाता है ना, होपफुली मोनोपोली के बारे में आप लोगों को क्लियर है, या मैं एक बार क्रक्स बता देती हूँ उसका। मोनोपोली का मतलब होता है कि अगर एक लार्ज फर्म पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन को, पूरी की पूरी कंपनी जो है वो कंप्लीट होल कंट्रोल कवर कर रही है, ठीक है, तो उस टाइम पे कंपटीशन नहीं हो पाता, तो उसके लिए MRTP आया, ठीक है, कंपटीशन एक्ट आया। देख रहे हो आप इन सब के लिए कि कंपटीशन बढ़ता रहे, तो अनफेयर कंपटीशन से ऐसा ना हो कि एक ही पर्सन है, एक ही कंपनी है और वो ही किसी को आने ही नहीं दे रही है, थ्रेट है उससे सब लोगों को। अनफेयर प्रैक्टिसेस मर्जर्स ना हो। मर्जर का मतलब है कि काफ़ी सारे जो 1+1 कंपनी है उससे दूसरी कंपनी बन गई और वो किसी और को नहीं आने दे रही है, ठीक है, कंपटीशन इससे भी अफेक्ट हो रहा है। नेचुरल रिसोर्सेज को बचा के रखना है, ऐसे नहीं है पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है भाई हम ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, इसलिए गवर्नमेंट को बीच में आना पड़ा, क्योंकि इन सब चीज़ों का उल्लंघन हो रहा था बहुत बुरी तरीके से। फिर कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर, इनकरेजिंग वाइडली डिस्पर्स्ड इंडस्ट्रियल ग्रोथ ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री नहीं हो रही, इन्वेस्टर्स नहीं अपना फुलफिल कर पा रहे अपनी जो भी उसको करना है, जो भी उसको वैल्यूएबल फॉरेन एक्सचेंज रिसोर्सेज करनी है, तो इसके लिए एक्ट्स आए। तो अगर आप लोगों से पूछा गया कि गवर्नमेंट ने स्टेप्स क्यों उठाए, भाई गवर्नमेंट ने स्टेप्स उठाए वेलफेयर के लिए, हमारी अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, कंपटीशन को बढ़ाने के लिए, ठीक है,
अनफेयर प्रैक्टिसेस ना हो इसके लिए, हमें मिसलीड ना किया जाए इसलिए, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की ग्रोथ हो इसके लिए, पॉल्यूशन ना बढ़े। ये बस ऐसे पॉइंट्स है जो कि आप अगर मेमोराइज रख लोगे ना, अगर आप एक बार पेपर में फ्रेम कर लोगे ना, तो आपसे कोई भी पूछ लेगा तो आप इसके बारे में गलती नहीं करोगे। तो सबसे पहले गवर्नमेंट रेगुलेशन आए, क्यों आए उसके पीछे का रीज़न ये है। अब सबसे पहले जो गवर्नमेंट का रेगुलेशन आया था वो आया था, इन्होंने जो बताया है उसके हिसाब से इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। अब इसका मुद्दा क्या था, देखो क्या होता है कि एक पार्टी है, बी पार्टी है, ये पार्टी गई इस पार्टी को, इसने दिया ऑफर कि भाई ये गुड्स हैं, क्या आप इन गुड्स की परचेज करोगे, सेल करोगे या कोई भी ऐसी एक्टिविटी करोगे। तो बी ने उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है, एक्सेप्ट कर लिया। अब बी की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अब इन दोनों के बीच में अगर ये ऑफर और एक्सेप्टेंस पूरा हो जाता है तो अब ये थर्ड स्टेप में एक एग्रीमेंट करेंगे। एग्रीमेंट का मतलब कि हाँ भाई तुम मुझसे 10,000 के गुड्स खरीदोगे, बी ने बोला हाँ भाई मैं खरीदूंगा, ए ने कहा तुम खरीदोगे, ए करेगा सेल, बी करेगा परचेज। इन दोनों के बीच में इसने दिया इसको ऑफर, इसने वो एक्सेप्ट कर लिया, तो अब ये एग्रीमेंट हो गया, रिटन फॉर्म में, ओरल फॉर्म में, वट एवर बी द पॉसिबल थिंग। नेक्स्ट थिंग इज, अगर आप एक्सेप्ट कर लेते हो एग्रीमेंट और जब ये एग्रीमेंट लॉफुल बन जाता है, ठीक है, कि हाँ भाई मैंने इसको एक्सेप्ट कर लिया, अब मैं इसको लॉफुल बना रहा हूँ, लीगल बना रहा हूँ, तो उस टर्म में ये बन जाता है कॉन्ट्रैक्ट। इसके बहुत सारे सेक्शन है, जैसे 2H हो गया, ठीक है, 2E हो गया, 2F हो गया, 2A हो गया, तो बहुत सारे सेक्शन है। तो उन सेक्शंस पे आपको डीपली नहीं जाना, बस ये समझ लो कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। ऑफर, ऑफर के बाद एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस के बाद एग्रीमेंट, एग्रीमेंट के बाद अगर वो एग्रीमेंट लीगल हो गया तो वो हो जाएगा आपका कॉन्ट्रैक्ट। तो अ कॉन्ट्रैक्ट, अब इसको पढ़ते हैं। अ कॉन्ट्रैक्ट एक एग्रीमेंट है जो कि लॉ के द्वारा इन्फोर्स किया जाता है। दो या दो से ज़्यादा पर्सन में राइट्स आर रिक्वायर्ड बाय वन और मोर टू एक्ट और फॉरबियरेंस ऑन द पार्ट ऑफ द अदर और अदर्स। तो इतनी कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज में नहीं जाना, वही है मुद्दा कि गवर्नमेंट ने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इसलिए बनाया है कि कोई भी अपनी जिम्मेदारी से, एजेंट है, प्रिंसिपल है, ये अपनी जिम्मेदारी से बचे ना, ठीक है, उस कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करें। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होता है, बहुत डिटेल में अगर आपको इसके बारे में चाहिए तो आप मुझे बता देना, मैं इसकी डिटेल वीडियो अवेलेबल करा दूंगी। बाकी अभी मैं इस जितना इसमें कंटेंट लिखा है उसके हिसाब से मैंने आपको काफ़ी बता दिया, उनकी राइट्स, उनकी ड्यूटीज़ पता होनी चाहिए जो भी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर आता है। नेक्स्ट के बारे में अगर मैं पढ़ूँ तो दैट इज सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 के बारे में अगर मैं बताऊँ तो ये क्या होता है ना कि एक पर्सन है, ए है, बी है, इसने बोला कि ना मैं आपको एग्रीमेंट टू सेल करता हूँ, फ्यूचर में ये चीज़ सेल कर दूंगा आपको इतने रुपए की। तो इस तरीके का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो होता है सेल ऑफ गुड्स एक्ट। तो अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स इज डिफाइंड एज अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर बाय द प्रॉपर्टी इन गुड्स ट्रांसफर्ड और एग्रीड टू बी ट्रांसफर्ड बाय द सेलर, सेलर से टू द बायर, बायर को पहुंचाई जाती है किसी एक प्राइस पे। दैट ऑल्सो लेज डाउन रूल्स अबाउट passing of property in goods, the rights and duties of the buyer and seller, the rules regarding of delivery, कि भाई कितने गुड्स हैं, कितने के गुड्स, वो क्या होता है अनपेड सेलर। कभी कभी क्या होता है ना कि सेलर को पेमेंट नहीं मिली, ठीक है, बी लेके सामान भाग गया, या बी ने अपनी पेमेंट नहीं करी, या ए ने इसको प्रॉपर गुड्स नहीं दिए। तो इस टाइप की एक्टिविटीज़ से, फ्रॉड्स वगैरह से बचने के लिए हमारा सेल ऑफ गुड्स एक्ट आया था कि अगर आप कोई सामान किसी को बेच रहे हो तो इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो आपको पूरी प्रॉपर पेमेंट करे। अगर आप किसी से सामान खरीद रहे हो तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप उन गुड्स को सैंपल के हिसाब से अगर खरीद रहे हो तो आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, एंड सो बहुत बड़ा एक्ट है ये भी अपने आप में। तो आपको एक क्रक्स पता चल गया होगा कि सेल ऑफ गुड्स एक्ट का मुद्दा क्या है। अब हम इंडस्ट्री डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1951 की बात करेंगे। इट इज़ थ्रू दिस एक्ट दैट द इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग सिस्टम, देखो पहले क्या होता था, लाइसेंसिंग वगैरह का इतना इशू रहता था कि लाइसेंसिंग वगैरह बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन जब लिबरलाइजेशन आ गया तो लाइसेंसिंग को थोड़ा सा डीरेगुलेट कर दिया गया था,
ठीक है। अब इन्होंने बोला गवर्नमेंट टू लाइसेंस परमिट, नई इन्वेस्टमेंट के लिए लाइसेंस चाहिए, एक्सपेंशन के लिए लाइसेंस चाहिए, प्रोडक्शन न्यू आर्टिकल्स के लिए चेंज ऑफ लोकेशन बाय द लाइसेंस्ड एंड ऑल्सो टू इन्वेस्टिगेट द अफेयर ऑफ लाइसेंस। तो आप देख रहे हो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट, किसी ना किसी तरीके से गवर्नमेंट थोड़ा सा रेगुलेट करना चाह रही थी, ठीक है। तो इसलिए वो लाइसेंसिंग की, अगर आपको एक प्रोसीजर में एंटर करना है तो उसमें आपको लाइसेंस, अब लाइसेंस ऐसे तो मिल नहीं जाता। अब आप नॉर्मल सी चीज़ है, ड्राइविंग लाइसेंस या कोई भी एक नॉर्मल लाइसेंस की बात करते हो, तो लाइसेंस ऐसे नहीं मिल जाता। तो उन लाइसेंस को फुलफ़िल करने के लिए काफ़ी सारे प्रोसीजर्स को गो थ्रू करना पड़ेगा, और उन प्रोसीजर्स के बाद ही कहीं आपका लाइसेंस कंप्लीट होगा। तो ये आपका इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1951 के अंदर आता है, ठीक है। तो बहुत सारी लार्ज इन्वेस्टमेंट विच एन इंडियन इम्पॉर्टेंस, इट इज़ एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दीज ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। इंडस्ट्रियल पॉलिसी आर एक्सपेक्टेड टू बी फुलफिल्ड, उस एंट्री में आना है आपको। तो इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग एक ऐसी फॉर्म है, इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग एक ऐसी फॉर्म है, डायरेक्ट स्टेट इंटरवेंशन इन द मार्केट टू ओवर रूल इट्स फोर्सेस। द अंडरलाइंग अजम्पशन हेयर इज दैट द गवर्नमेंट बेस्ट जज है। हमारी नेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इम्पोर्टेंट है, क्या हमारी प्रायोरिटी है, उसकी देख रेख की जिम्मेदारी गवर्नमेंट की है। तो गवर्नमेंट इज़ द सोल राइट कि हमारे लिए डिसाइड कर पाए कि लाइसेंसिंग कितना ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए गवर्नमेंट ने इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और रेगुलेशन एक्ट लेके आ गई थी। होपफुली आपको समझ आ गया होगा कि क्यों लेके आई थी गवर्नमेंट इसको। बाकी आप इसको एक बार पढ़ोगे ना तो आपको और क्लैरिटी मिल जाएगी कि वो क्या कहना चाहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन एक्ट 1954। फूड अडल्ट्रेशन एक्ट क्यों आया था? कॉज हार्म टू इग्नोरेंट कंज्यूमर बाय कंज्यूमिंग सर्टेन फूड आर्टिकल्स। कभी कभी क्या होता था ना, कुछ फूड आर्टिकल्स को कंज्यूम करने के बाद हम लोग बीमार पड़ जाते थे या कुछ इस तरीके की दिक्कत हो जाती थी। तो उन सबको देख के, उन सबको मद्देनज़र रख के प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन एक्ट आया था कि किसी भी तरीके से प्योरिटी को अच्छा किया जाए, प्योर किया जाए चीज़ों को, ठीक है। तो ये वाला एक्ट आया था, प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन एक्ट। ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज़ ऑब्जेक्शनल एडवर्टाइजमेंट एक्ट 1954। अब ये क्या है? देखो, कुछ चीज़ें प्रोहिबिट होती है कि आप उनका एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते। कुछ हार्मफुल ड्रग्स होते हैं जिनकी आप सप्लाई नहीं कर सकते, उनको बैन किया जाता है कुछ डिसीज़ेस से बचने के लिए, ठीक है। अब इन्होंने कुछ डिसीज़ेस बताए गए तो गवर्नमेंट ने उसको प्रोहिबिट किया कि आप उसकी एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते। अगर आप, जैसे कि ये लोग कर लेते हैं कुछ टोबैको वगैरह की, ये तो देखो इस तरीके से करते हैं कि दिस इज़ हार्मफुल टू हेल्थ, और इस तरीके से वो पूरी की पूरी प्रिकॉशंस लेके, लेकिन स्टिल कुछ ड्रग्स वगैरह होते हैं जो कि आप बिल्कुल भी एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते, उसके लिए ये एक्ट आया था। एसेंशियल कमोडिटी एक्ट, वर्ड से ही समझ आ रहा होगा। देखो 2A की बात की थी ना मैंने, उसके अंदर 2A की बात क्या है? देखो, एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट 1955 क्या कहता है? प्रोडक्शन, सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन इन सर्टेन कमोडिटी, उनकी आप बिल्कुल वो मत करो, उनकी आप क्या कह सकते हो, शॉर्टेज मत करो, जो कि एसेंशियल कमोडिटी है। ये सेक्शन 2A में बोला गया था। द एक्ट प्रोवाइड फॉर द कंट्रोल ऑफ प्रोडक्शन, ये कंट्रोल करके रखो, प्रोडक्शन, सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन सर्टेन कमोडिटीज़ की डिक्लेयर्ड एज असेंशियल ऑफ द एक्ट इन द पब्लिक इंटरेस्ट। और सेक्शन 3A क्या कहता है? गवर्नमेंट फिक्स करेगी इन सब के प्राइजेस, जो कि बहुत ही ज़्यादा असेंशियल कमोडिटीज़ है, क्योंकि अगर असेंशियल कमोडिटीज़ का राइट प्रोड्यूसर्स को दे दिया जाएगा सप्लाई और डिमांड के हिसाब से, तो उसकी जो प्राइस फिक्सेशन है वो बिल्कुल भी कंट्रोल में नहीं रहेगी। दैट इज़ द रीज़न असेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट में एक तो नंबर 1 चीज़ आप यही ध्यान रखोगे कि सेक्शन 2A क्या कहता है कि आप किसी तरीके से जो भी प्रोडक्शन, सप्लाई, डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से करोगी, और दूसरी चीज़ सेक्शन 3A ये कहता है कि गवर्नमेंट फिक्स करेगी आपकी कमोडिटीज़ को। डीप में याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस समझ लो। मैं समझाने की पूरी 100% कोशिश कर रही हूँ, तो आप लोग समझने की कोशिश करो और एक बार इसको जस्ट रीड कर लेना, इसके अलावा किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। कंपनीज एक्ट 1956, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें 650 सेक्शन है। कंपनीज एक्ट कुछ ऐसी चीज़ें प्रोवाइड करता है जिससे कंपनी को कुछ रेगुलेशंस का ध्यान रखना पड़े।
फाइनेंस है, पॉसिबिलिटीज़ है, अब्यूज़ इनहेरिटेंट इन दैट सिस्टम है, लॉन्गेस्ट लीगल इनएक्टमेंट है, ये सबसे ज़्यादा लॉन्ग है, ठीक है, एक्ट। और इसके अंदर क्या होता है, कंपनीज एक्ट 1956 में काफ़ी सारी चीज़ें बताई है कि कंपनी जो है वो सेपरेट होती है अपने ऑनर से, और ये बिज़नेस के लॉन्ग रन के लिए काम करती है, मतलब लॉन्ग फ्यूचर के लिए काम करती है, ठीक है, और इसकी परपेचुअल सक्सेशन होता है, कभी ये मरेगी नहीं, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हैं कंपनीज एक्ट 1956 की, और कुछ अमेंडमेंट्स भी आए थे इसके अंदर 2013 वगैरह के अंदर। अब ट्रेडमार्क एक्ट 1999, देखो मैं इग्नू के प्रोस्पेक्टिव से ये आपको क्लासेस कंडक्ट करा रही हूँ, तो उसमें इतना डिटेल में नहीं दे रखा, दैट इज़ द रीज़न मैं इतने डिटेल में नहीं बता रही। अगर आपको फिर भी इसको इतनी डिटेल में चाहिए तो मुझे बताना, हर एक एक्ट की 2-2, 3-3 घंटे की वीडियोस बन सकती है, आपको इतना मैं बता रही हूँ। नेक्स्ट, ट्रेडमार्क एक्ट 1999, देखो कुछ कुछ चीज़ें होती हैं जो कि आपका सोल प्रोप्राइटर, आपका अधिकार होता है, जैसे कि मार्क इंक्लूड डिवाइस, ब्रांड, हीलिंग, हेडिंग है, सॉरी, लेबल, टिकट, नेम, सिग्नेचर, वर्ड, लेटर, न्यूमरल, शेप्स ऑफ गुड्स, पैकेजिंग, कॉम्बिनेशन ऑफ कलर्स और कॉम्बिनेशन देयर ऑफ। ट्रेडमार्क एक ऐसा डिस्टिंक्टिव सिंबल होता है, इसको ऊपर करती हूँ थोड़ा सा, ये देखो, एक ऐसा डिस्टिंक्टिव सिंबल होता है, यूनिक होता है, टाइटल होता है, डिज़ाइन होता है, जो कि आपके प्रोडक्ट को दूसरे प्रोडक्ट से अलग दिखाता है, ठीक है। और 10 साल तक का आपके पास ट्रेडमार्क का, अगर आज की आप डेट में 2021 के अंदर अगर आप किसी का ट्रेडमार्क कर रहे हो तो 2031 तक ही आपके पास वो ट्रेडमार्क रहेगा, ठीक है। रिन्यूएबल फिर कराना पड़ता है, 10 साल जब एक्सपायर हो जाएंगे उसके बाद आपको ट्रेडमार्क दोबारा लेना पड़ता है। नो सच ट्रेडमार्क शुड बी यूज्ड विच इज़ लाइक टू डिसेप्टिव और कंफ्यूजिंग, इस तरीके का आप ट्रेडमार्क नहीं लोगे, जैसे कि आप देखते हो ना, यूनिक होना चाहिए, या किसी की रिलीजन को हर्ट नहीं करना चाहिए, किसी लैंग्वेज में बैरियर नहीं होना चाहिए, ऐसा आप ट्रेड मार्क लेके आओगे। यूनिक होना चाहिए, लोग इजीली प्रोनाउंशिएट कर पाएँ, इजीली आइडेंटिफाई कर पाएँ, ठीक है, ये आप ध्यान रखते हो व्हेन यू आर कंसीडरिंग द ट्रेड, आप जब ट्रेड मार्क लेते हो। मोनोपोली एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस, ये मैंने बताया था ना कि कंपटीशन को इंक्रीज करने के लिए कहीं ना कहीं MRTP एक्ट लेके आए थे, तो MRTP एक्ट और डिटेल में आगे भी है, थोड़ा सा यहाँ पे पढ़ लो। मोनोपोलिस्टिक प्रोहिबिशन के लिए एक सोल प्रोप्राइटर का अधिकार नहीं होना चाहिए, कंपटीशन बढ़ाओ, कंपटीशन बढ़ेगा तो क्वालिटी बढ़ेगी, ठीक है। सच एन एक्ट वाज पास एज फार एज बैक 1890 में लेके आए थे, जिसको शर्मेंट एंटी ट्रस्ट एक्ट बोला गया था। इसको इतनी ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस ये ध्यान रखो। मोनोपोली एंड रिस्ट्रिक्टिव प्रैक्टिसेस इंक्वायरी कंट्रोल एक्ट पास किया गया था 1948 में। 1956 1964 में 2 और एक्ट लाए गए थे, रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस, रीसेल प्राइस एक्ट रिस्पेक्टिव। आवर एक्ट इज मॉडल्ड ऑन द लाइन ऑफ द अबव 3 एक्ट। तो आप MRT की फुल फॉर्म याद रखो, कब आया था, 1969 में, ये याद रखो। और ये था क्या, मोनोपोलिस्टिक, मोनोपोली को कंट्रोल करने के लिए, उनका प्रोहिबिशन करने के लिए ये एक्ट आ गया था, ताकि कंपटीशन को बढ़ावा मिल सके, ताकि क्वालिटी इंक्रीज हो, ठीक है, कोई भी नीचे ना दबा रह जाए, सबको मौका मिले। पेटेंट एक्ट क्या है? पेटेंट एक्ट है कि आपको किसी चीज़ का एक्सक्लूसिव राइट मिल गया, डिस्पोज ऑफ एन इन्वेंशन ऑफ अ स्पेसिफाइड पीरियड के लिए आपको एक अधिकार मिल गया कि ये चीज़ आपकी है, ठीक है, तो ये पेटेंट एक्ट 1970 के अंदर आएगा। स्टैंडर्ड ऑफ वेट एंड मेजर एक्ट 1976, दिस एक्ट स्पेसिफाई द क्वांटिटीज इन विच प्रोडक्ट्स कैन बी पैक्ड, किस तरीके से आप पैक्ड करोगे। अब ऐसा नहीं है कि देखते हो आप लोग, कुछ कुछ चीज़ें इतनी वेल पैक्ड मैनर्स में होती है ना कि आप लोग उनको काफ़ी टाइम तक उसको स्टोर करके रख सकते हो। मिल्क पाउडर हो गया, सोप्स हो गए, स्पीसेस हो गए, इन सब की अलग अलग पैकेजिंग स्कीम्स होती है। तो ये स्टैंडर्ड और वेट एंड मेजरमेंट एक्ट 1976 में ध्यान रखोगे कि द प्रोडक्ट, ये देखो इंपॉर्टेंट लाइन, द प्रोडक्ट, ये अपने नोट्स में डालो, द प्रोडक्ट कवर्ड इंक्लूड ब्रेड, बटर, चीज, बिस्किट, सीरियल्स
and pulses, cigarette, cigar, cleaning sanitary fluid, cleaning power, condensed milk, tea, coffee, oil, ये सब एक वेल पैक्ड मैनर में और वेल स्टैंडर्ड मैनर के अंदर हो। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये देखो हमने 12th में भी पढ़ा हुआ है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, और इसका मुद्दा ये था कि कहीं ना कहीं कंज्यूमर जो दब जाता है या उसको प्रॉपर वो नहीं मिल पाती प्रोटेक्शंस, तो उसके लिए ये एक्ट लाया गया था 1986। 2002 में इसकी अमेंडमेंट भी हुई काफ़ी सारी। इसके अंदर 3 डिस्ट्रिक्ट होते हैं, स्टेट कमिश्नर काउंसिल, ये देखो ये तो ये बताया गया, सेंट्रल कमिश्नर काउंसिल, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। अथॉरिटीज़ होती है 3, ये सेंट्रल है, ये स्टेट है, ये डिस्ट्रिक्ट है। Dispute and for matters thereon, the act has sharper teeth on of the weakness of earlier legislative was the confusing regard the burden of proof। और क्या करेंगे इसके अंदर, और क्या मुद्दे की बात लिखी गई है, इतनी ही। एक्ट कंज्यूमर को क्या क्या राइट्स प्रोवाइड करता है यहाँ पे, ये देखो ये है मुद्दे की बात। द एक्ट प्रोवाइड द कंज्यूमर राइट्स कि हम लोग प्रोटेक्टेड हैं हजार्डस लाइफ से, राइट टू सीक, राइट टू हर्ड रिड्रेसल, राइट टू चूज, ये सब आते हैं राइट्स कंज्यूमर के। राइट टू बी इन्फॉर्म्ड कि क्वालिटी क्या दी जा रही है, क्वांटिटी क्या दी जा रही है, प्योरिटी क्या है, स्टैंडर्ड क्या है, ये हमारा अधिकार है एज अ कंज्यूमर। कॉम्पिटिटिव प्राइजेस मिले हमें, प्राइजेस इतनी हाइक पे ना मिले। हर्ड, हमें सुनने का अधिकार है, हमें बोलने का अधिकार है। राइट टू स्पीक, राइट टू सीक रिड्रेसल, अगर हमें कोई चीज़ गलत लग रही है तो और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस लग रही है तो उसके लिए हम बोल सकते हैं, हम इन तीनों जगहों पे जा सकते हैं, जैसे सेंट्रल, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर काउंसिल में हम लोग जा सकते हैं, ठीक है। और इसमें क्या बोला गया है, एक सेकेंड, कंज्यूमर एजुकेशन, और हमें एजुकेट होने का पूरा अधिकार है। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट काउंसिल, सेंट्रल, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ये दोबारा लिख दिया इन्होंने। और क्वाजी जुडिशियल मशीनरी, स्पेशल कोर्ट्स भी बनाए गए हैं डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, सेंट्रल लेवल पे, ठीक है, ताकि कंज्यूमर को किसी भी तरीके का हार्म ना हो। और इसके अंदर बोल रखा है कि पेनल्टीज दे रखी है, नॉन कंप्लायंस अगर कोई भी है, इसको ऑर्डर फॉलो नहीं करता है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को फॉलो नहीं करता है, अगर कोई कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का वियोलेशन करता है तो उसको क्या होगा, पेनल्टीज भी होगी। नेक्स्ट, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, वर्ड से समझ आ रहा है कि हमें इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करके रखना है, हमें पॉल्यूशन नहीं होने देना, ठीक है, हमें इंटर रिलेशनशिप, ये पॉल्यूशन है, पॉल्यूशन नहीं होने देना, इन्वायरमेंट की प्रोटेक्शन करनी है, प्रॉपर्टी, प्लांट्स को प्रोटेक्ट करके रखना है, और इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है ताकि जो हमारा इन्वायरमेंट है उससे जितनी भी, देख रहे हो, जितनी भी इंजीरियस इन्वायरमेंट को इंजरीज पहुंच रही है वो ना पहुंचे। पावर्स, फंक्शन, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसर्स, ये लाया गया था। उसके बाद ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड एक्ट 1986। अब ये क्या है 1986 में, अभी देख लो 1986 के ही हमने 3 मुद्दों की बात कर ली। एक तो हमने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की बात की, एक इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन की बात की, और एक ये आ गया तुम्हारा BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड एक्ट 1986। इसके बारे में थोड़ी डिटेल में स्टडी करेंगे कि ये है क्या। देखो, Bureau of Indian Standard Act 1986 provides for the establishment of a Bureau of harmonious development of the activities of standardization, making and quality certification of goods for matter connected therein or incident thereto। अब इसके अंदर जो है वो गेट आता है, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, ठीक है, और कहीं ना कहीं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ भी आती है। मतलब मुद्दे की बात यह है कि डे टू डेज एक्टिविटीज़ को इट हैज़ बीन प्रोवाइडेड दैट ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड विल एक बॉडी है, एक कॉरपोरेट है जो कि ध्यान रखेगी डे टू डे एक्टिविटीज़ का, कि जो स्टाफ है उसकी असेट्स कितनी है, लायबिलिटीज़ कितनी है, इंडियन स्टैंडर्ड्स कितना है, उसका फंक्शन क्या है, वो उस फंक्शन को अच्छे से परफॉर्म कर रहा है नहीं कर रहा, ये ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड एक्ट के अंदर आएगा। और कुछ चीज़ें हैं, इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन वो इस्टेब्लिश इन 1947 में इस्टेब्लिश की गई थी, और इसके अंदर बोला गया था, एक सेकेंड,
1947 में द इंडस्ट्री डेवलपमेंट इन द कंट्री वॉज स्टिल इन इन्फेंसी, बहुत ज़्यादा बुरी हालत में था, और उस टाइम नीड थी कि नई थ्रस्ट और स्टैंडर्डाइजेशन को, कंट्रोल को, क्वालिटी कंट्रोल को, डे टू डे एक्टिविटीज़ को गवर्नमेंट की मेज़र करने के लिए कोई ना कोई होना चाहिए। तो उस मुद्दे के हिसाब से ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड एक्ट 1986 आया था। ठीक, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ग्रेडिंग एंड मार्केटिंग एक्ट, एगमार्क। इस एगमार्क के हिसाब से पुअर क्वालिटी जो भी है, पुअर क्वालिटी प्रोडक्ट्स वगैरह नहीं पहुंचाने चाहिए। द सील एक एश्योरेंस है क्वालिटी का, प्योरिटी का एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में। एगमार्क की फुल फॉर्म याद रखना ज़रूर, एगमार्क गुड्स आर फाउंड टू बी पुअर क्वालिटी और डिफेक्टिव अगर पाए जाते हैं तो द कंज्यूमर कंप्लेन कर सकता है यहाँ पे इस एक्ट के हिसाब से, और डिफेक्टिव गुड्स को रिप्लेस किया जाएगा बिना किसी कॉस्ट के। मान लो मैंने एक गुड्स खरीदा था, ए से मैंने गुड्स खरीदा था 10,000 रुपये का, ये डिफेक्टिव हो गया। अब डिफेक्टिव हो गया तो मैं क्या करूँगी, उसके पास गई, उसने मेरी बात नहीं सुनी, तो मैं अगर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ग्रेडिंग एक्ट के हिसाब से जाऊँगी और इसमें फॉर्म करूँगी तो उसके हिसाब से मुझे 10,000 रुपये का सामान मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना किसी पैसे दिए। और अमेंडमेंट की गई है 1986 में। अब पेनल्टी भी होती है, काउंटरफेटिंग ग्रेड डेजिग्नेटेड मार्क, इम्प्रिजनमेंट, जेल हो सकती है 6 महीने की, और 5,000 से ज़्यादा का जुर्माना होता है अगर आप एग मार्क में आए हुए, क्वालिटी प्रोडक्ट में आए हुए किसी भी चीज़ को आप अगर नहीं ठीक प्रोवाइड कर रहे हो तो। अब देखो यहाँ पे वेजिटेबल ऑयल है, घी है, क्रीम है, बटर है, एग्स है, व्हीट फ्लोर है, तो आप एग्जाम्पल दे सकते हो एग्जाम में। ये अगर आपसे पता है क्या होता है, आपको डायरेक्ट फॉरवर्ड इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं भी है, लेकिन शॉर्ट नोट्स में कन्फर्मिटी देती हूँ मैं कि एक ना एक पॉइंट आपका ज़रूर पूछा जाएगा। ठीक है, कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ग्रेडिंग मार्केटिंग एक्ट से आपने रिलेटेड पूछ लिया जाएगा। और ये एक ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो कि इग्नू के फेवरेट टॉपिक्स होते हैं कि शॉर्ट नोट्स में तो देंगे ही देंगे अगर वो बड़ा सा क्वेश्चन फ्रेम करके नहीं दे रहे। तो इस तरीके से 5,000 का आपको जुर्माना भी हो सकता है। अब आगे बढ़ते हैं। गवर्नमेंट ने कुछ एजेंसी बनाई है, ठीक है, टू इन्फोर्स टाई लॉ। द गवर्नमेंट स्टैब्लिश कुछ एजेंसी जैसे ब्यूरो ऑफ इंडस्ट्रियल कॉस्ट एंड प्राइजेस, एग्रीकल्चर प्राइजेस कमीशन एंड MRTP कमीशन। अब ये काम क्या करेगी, ये अपने एक्ट को बचाने के काम करेगी। 1971 ब्यूरो ऑफ इंडस्ट्रियल कॉस्ट एंड प्राइजेस टू कंडक्ट इंक्वायरी अबाउट इंडस्ट्रियल, ये इंक्वायरी देगी कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट और रिकमेंडेड प्राइजेस क्या होने चाहिए। एग्रीकल्चर प्राइजेस कमीशन वो 1965 में आया था टू एडवाइज द गवर्नमेंट ऑन प्राइसिंग पॉलिसी फॉर एग्रीकल्चर कमोडिटीज। गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो फ्रेम, कुछ रूल्स फ्रेम किए गए 1977 में, ताकि क्या किया जा सके, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिबल, मतलब गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल होगी तो इसलिए गवर्नमेंट क्या लेके आ रही है, कुछ ऐसे लॉ। MRTP के बारे में हम अच्छे से पढ़ चुके, MRTP के बारे में हमने डिटेल में, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस उसको रोकने के लिए लेके आए थे, ठीक है। और एक कंप्लेन फैक्ट करनी पड़ती है यहाँ पे MRTP के ज़रिए। रेफरेंस मेड सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट को एक एप्लीकेशन देनी पड़ती है डायरेक्टर जनरल को अपन इट्स ओन नॉलेज और इंफॉर्मेशन। इन द केस MTP, however the commission may proceed upon a reference made to central government DGIR। देखो अगर आपका MRTP के बारे में डिटेल में पूछा जाएगा ना, तब आप इसको मेंशन करना, ठीक है। अदरवाइज इसको जस्ट थॉरोली पढ़ लो और कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो। मैं उस टॉपिक को दोबारा कोई 1-2 क्लासेस के बाद लेके आ जाऊंगी कि इसमें बच्चों को डाउट है। नेक्स्ट इज मार्केटिंग इम्प्लीमेंशन ऑफ सम रेगुलेशन। अब कुछ रेगुलेशन का तो बहुत ही अच्छा इफेक्ट हुआ और कुछ रेगुलेशन बहुत ही अच्छे से फॉलो अप होता है, जैसे MRTP है, ठीक है। MRTP एक्ट ने बहुत ही अच्छा रोल प्ले किया और इससे लोगों को बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा हुआ। और 4P मार्केटिंग के, 4P मार्केटिंग मिक्स के जानते हो ना, जल्दी से याद दिलाओ। 4 P's ऑफ मार्केटिंग क्या क्या है, प्राइस, प्लेस, प्रोडक्ट, प्रमोशन, ठीक है।
ये 4 P है, इनके बारे में बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में बहुत ज़्यादा ध्यान दिया कि कंज्यूमर को इग्नोर ना किया जाए, ठीक है। इंडस्ट्री डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट के बारे में हमने पढ़ा, सेल ऑफ गुड्स एक्ट के बारे में हमने पढ़ा, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में पढ़ा, सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 के बारे में हमने पढ़ा। तो इस तरीके से एक एक चीज़ के बारे में गवर्नमेंट ने बहुत ही ज़्यादा ध्यान से वर्क किया, ठीक है। उसके बाद थोड़ी सी बात करती हूँ मैं यहाँ पे, जो मैंने मेन मुद्दा मैंने पढ़ा है इसके अंदर, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है इसमें। पैकेजिंग, लेबलिंग, ब्रांडिंग, साइजिंग, शेप्स, पैकेजिंग, जिसमें हमने वो वाला पढ़ा था ना, जिसके अंदर हमें स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट मेंटेन करके रखने हैं कहीं ना कहीं। बार्गेनिंग, बेट प्राइसिंग से कॉम्पिटिटर एलिमिनेशन नहीं करना कंपटीशन का, ठीक है, कंपटीशन एलिमिनेट नहीं करना। और अगर आप एडवर्टाइजमेंट भी देने हैं तो उसमें कंज्यूमर को हार्मफुल ड्रग्स नहीं पहुंचाने। तो पहले इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि गवर्नमेंट कुछ रेगुलेशन लगा रही है, एक्ट्स बताए, ओवरव्यू दिया। फिर उन्होंने सेकेंड मुद्दे में बात की गई कि ये जो एक्ट्स वो दे रही है, वो एक्ट्स किस तरीके से, उसके पीछे का रीज़न क्या है उन एक्ट्स का। और उसके बाद एक्ट्स को डिटेल में डिस्कशन किया। और फोर्थ पॉइंट हमने डिस्कशन किया कि वो किस तरीके से हमारी कंट्री के लिए वर्क करे। तो बहुत अच्छे से वर्क करे थे और गवर्नमेंट का इनिशिएटिव बहुत ही ज़्यादा अच्छा रोल प्ले किया था। नाउ अब आप लोगों से ये चैप्टर मैंने वाइंड अप कर दिया है अपने एंड से। अब आप लोगों का जो भी डाउट हो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन करना। मैं आपको श्योरिटी देती हूँ कि जितना मैं करा रही हूँ उतना अगर आप अच्छे से करोगे, बुक को रीड करोगे, आपके मार्क्स आने से कोई नहीं रोक सकता। इट्स माई श्योर शॉट, आपको गारंटी देना, आपको ऐसा नहीं है, लेकिन पढ़ना पड़ेगा उसके लिए। सिर्फ लेक्चर वीडियो नहीं, अपने आप से एंड से नोट्स बनाओ, ठीक है। चलो फिर आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में मिलते हैं। तब तक आप लोग इन वीडियोस को शेयर करो एज मोर एज पॉसिबल, ताकि और लोग जुड़ सके और मुझे इससे बहुत ज़्यादा एप्रिशिएशन फील हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बी हैप्पी।